एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 210 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे जो फेंगयुआन था उसे ना गोल्डन जेड हाउस में ना एंटर करना था, लेकिन एंटर करने से पहले उसको वापस से फ्लैशबैक वाली मेमोरीज आ गई, जिसमें उसने याद करा था कि कैसे शिहानमो ने उसकी मतलब उसको डिफेंड करने के लिए क्या हुआ था ना। एक जगह पर वहां पे ना शिहानमो की ना बेइज्जती हो रही थी। वो एक बंदा था वहां पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था शिहानमो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, शिहानमो भी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फेंगयुआन ने लाइन सुनी होगी और फेंगयुआन उसे डिफेंड करने के लिए उस बंदे से भिड़ गया था। जबकि जो शिहानमो थी और जो उसके गार्ड्स थे वो भी वहीं आसपास घूम रहे थे, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उनका कोई प्लान या मिशन होगा। बट फेंगयुआन जब घुस गया तो शिहानमो ने नोटिस कर लिया कि अरे ये तो वही बंदा है। उनके उनके लोगों ने भी नोटिस कर लिया, अरे ये तो वही है जिसको शेंटस शिहानमो ने बचाया था। तो शिहानमो यानी फेंगयुआन को बचाने के लिए खुद डैन के अंदर घुस गई थी कि अरे इसको डिफेंड करते हैं। ये लास्ट सीन हमने देखा था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। मेमोरी साइड में रखकर फेंगयुआन गोल्डन जेड हाउस में एंटर करता है। अब फ्लैशबैक खत्म हो चुका था, रियलिटी में आ चुके हैं। ये एक हाई क्लास गैम्बलिंग डैन था। हॉल में बहुत सारे बड़े रॉक्स थे, पीछे रूम्स थे जहाँ पे रॉक डिसेक्टिंग गूवॉर्म और एक्सपीरियंस गो मास्टर रेडी थे। फेंगयुआन के लिए सब इजी था। वो गूवॉर्म मतलब इजीली जो भी ये गूवॉर्म इसके अंदर से निकलते हैं ना, रॉक के अंदर से आराम से निकाल लेगा, पता भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई फेंगयुआन है गो इमॉर्टल। मॉर्टल गू हो या वीक गू, सब इजीली डिटेक्ट कर सकता है और हील तक कर सकता है। और अगर मान लो हील ना भी करे फेंगयुआन, तो फेंगयुआन वह रिफाइनमेंट पाथ का सुप्रीम क्वासी सुप्रीम, हाँ क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर है बंदा अपना। तो यहाँ पे जितने भी गूवम मिलेंगे ना, फेंगयुआन अपने हाथों से बना देगा उन गूवम को। इतनी भाई रिफाइनमेंट पाथ की एबिलिटी है फेंगयुआन के पास। और हाँ, इमॉर्टल रॉक्स भी होते हैं। इमॉर्टल को जब सील होकर सोते हैं ना, मतलब सील होकर सोते हैं टाइप, यानी सो रहे होते हैं, तो उनके जो दावमक होते हैं ना, इमॉर्टल मटेरियल बन जाते हैं जिससे नॉर्मल इन्वेस्टिगेट मेथड डिटेक्ट नहीं कर पाते। फेंगयुआन मर्चेंट को लेसन देने ही वाला था कि पीछे हॉल से ना हंगामा सुनाई देने लग गया। यहाँ पे शियालिन नाम की एक लड़की थी, चिल्लाकर कह रही थी तुम लोग डिसऑनेस्ट हो। उसकी आवाज में गुस्सा और शौक दोनों था। एक बड़े स्कार फेस वाला मरमैन सामने खड़ा था, तो स्कार फेस वाला मरमैन कहता है डिसऑनेस्ट, सब इन्फॉर्मेशन पाथ गोवा में क्लियरली रिकॉर्ड है, तुमने पूरा अमाउंट रिपे ही नहीं किया। तो शियालिन कहती है तुम लोग तो शेमलेस हो। कॉन्ट्रैक्ट में 10% लिखते हो कि 10% इंटरेस्ट होगा, और अब यहाँ पे देख रहे हो 60% कर दिया। स्कारफेस का जो मरमैन था वो सीरियस हो गया। उसने बोला झूठ मत फैलाओ, हमारी रेपुटेशन खराब करना चाहती हो क्या तुम? लॉस का पैसा तुम दोगी। शियालिन कहती है चाहे मैं मर जाऊं, इस शॉप के इविल का सच सबके सामने ला के रहूंगी। स्कारफेस मरमैन थोड़ा सा क्रीपी टोन में बोलता है, कहता है मरना, कभी कभी जिंदा रहना मरने से भी बुरा होता है, सोच समझ के बोलो क्या बोल रही हो। ये आवाज सुनकर फेंगयुआन अलर्ट हो जाता है। उसे याद आता है कि ये वही मरमेड लड़की थी जो कुछ मंथ्स पहले उसे मिली थी, जिसे फेंगयुआन ने बचाया था। फ्लैशबैक में क्लियर होता है कि शियालिन सिर्फ एक ना फैमिली मेंबर थी। उसका ग्रैंडफादर जो मर चुका था, और सी जो शी फर्नल होता है ना, फेनरल कहते हैं शायद, वो जो मर जाते हैं लोग तो उनका जो अंतिम संस्कार बनाते हैं शायद फेनरल कहते हैं कुछ ऐसे। सी फेनरल बहुत महंगा होता है ना, तो इसलिए वो ना प्राइमरी स्टोन उधार लिए थे कि अपने मतलब अंतिम संस्कार कर सके अपने फादर का। डेब्ट चुकाने के लिए अर्थ ट्रेन से ब्लैक ऑयल कलेक्ट करने गई थी और ऑलमोस्ट मरी गई थी, और वहीं फेंगयुआन ने उसकी जान बचा ली थी। उसे मतलब वो जो चीज़ थी गैदर ऑयल गू का यूज़ करके उसके अंदर से जितना ऑयल था ब्लैक ऑयल उसे निकलवा दिया था, ताकि फेंगयुआन अपना काम अच्छे से मतलब कर ले और इसको बचा भी ले। उसका काम ये था ना अपना मिशन कंप्लीट करना। उसी बीच ये लड़की मिली थी, उसे ऐसा लगा था कि ये ना शिहानमो है, लेकिन असल में पता चला कि नहीं, ये वो नहीं है, कोई और थी। आगे देखते हैं हम। उस गू की वजह से उसकी ऑयल कलेक्शन फास्ट हो गई थी और उसमें काफी प्राइमरी स्टोन कमा लिए थे। पर जब रीपे करने गोल्डन जेड हाउस आई, तो शॉप ने एग्रीमेंट में ना चेंज कर दिया। पहले उस एग्रीमेंट में लिखा था कि 10% इंटरेस्ट अप्लाई होगा, लेकिन जब अब यहाँ पे रीपे करने आई तो पता चला है कि 10 की जगह 60 कर दिया। शियालिन मेंटली टूट चुकी थी, फैमिली खत्म थी, ट्राइब ने बचपन से इग्नोर किया था, दुनिया बिल्कुल ग्रे लग रही थी उसके लिए। शियालिन सोच में कहती है 10 से क्या डरना, सब यहीं खत्म कर दूंगी। वो चिल्लाते हुए अटैक करती है। शूश आवाज आई, पानी का पावरफुल टोरेंट निकला, और जो स्कारफेस मरमन था शॉक में आ जाता है। रैंक 2 गो मास्टर ने उसकी टेरिटरी में एक रैंक 3 पर अटैक कर दिया था। वो टरेंट में बहकर वॉल से टकराता है और डेकोरेशन वहां पे जो थी वो टूट जाती है। पूरा हॉल देखने मतलब एक तरीके से ना देखने आ जाता है कि ये क्या मतलब ये लड़ाई वड़ाई ये कैसा झगड़ा हो गया।
लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। एक बंदा कहता है लगता है गोल्डन जेड हाउस ने फिर से किसी इनोसेंट को फँसा दिया। दूसरा कहता है ये ओनर यहाँ कोई लोकल टायरेंट है शायद। तीसरा कहता है ये लोग लोन शार्क जैसे काम करते हैं। चौथा कहता है दूर ही रहो यार, मरमैन का मैटर है, हम क्या उँगली करेंगे। और रंबल से उठकर स्कारफेस मरमैन एकदम गुस्से में बोलता है, कहता है मुझ पर अटैक करने की हिम्मत, अब मैं तुझे ज़िंदा रहने पर रिग्रेट करवाऊँगा। वो शियालिन की तरफ बढ़ता है और वो डर से एकदम वो जब वो आगे बढ़ने लगा मरमैन अटैक करने, तो भाई वो भी डर से पेल सी हो गई, मतलब सफ़ेद सा चेहरा हो गया। उसकी ऑरा से ना एकदम दब रही थी क्योंकि मरमैन स्ट्रॉन्ग बंदा था। पर फिर भी उसने दाँतों को दबाया और एक कदम पीछे नहीं हटाया, बल्कि और आगे बढ़ने की कोशिश करी कि नहीं मैं इससे नहीं दबूँगी और अटैक करूँगी इसके ऊपर। शियालिन तो भाई फुल एकदम डिटरमाइंड हो गई थी कि नहीं अब डरना नहीं है बस। डिस्टेंस कम होता जा रहा था। स्कारफेस मरमन अटैक करने ही वाला था कि एक आवाज़ आती है। अननोन वॉइस कहती है रुको। स्कारफेस मरमन तुरंत ही रुक जाता है। गुस्सा और क्रुएल्टी गायब हो जाती है। वो झुककर बोलता है। स्कारफेस मरमन कहता है, शॉपकीपर आप यहाँ कैसे? सामने आता है गोल्डन जेड हाउस का ओनर, बड़ा-सा पेट, येलो स्केल्स वाला मरमन था। येलो स्केल मरमन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मेरी शॉप तोड़ना चाहते हो क्या यहाँ फाइट करके? स्कारफेस मरमन कहता है, शॉपकीपर वो जब तक वो बोलता है, ये जो येलो वाला था यानी ओनर जो था, वो कहता है कितनी बार बोला है, शांति से काम करा करो, पीस से ही तो पैसा आता है, क्या सिखाया है? स्कारफेस मरमन कहता है अरे जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, वो ओबीडिएंट बन जाता है एकदम। शैल इनका दिल थोड़ा-सा ठंडा पड़ जाता है, वो समझ जाती है कि जो स्कारफेस मरमन को इतना डरा सकता है, वो तो और ज़्यादा डेंजरस हो गया, यानी मोटे पेट वाला जो ओनर है, बड़ा खतरनाक है। येलो स्केल्ड मरमन यानी ओनर, थोड़ी देर बाद शैल इनको देखता है, तो ये जो ओनर था कहता है, लिटिल लेडी डरो मत, जब तक मैं हूँ कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। पर तुम भी तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनो ना, तुम्हारा डेब्ट क्लियर लिखा है, क्या तुम डिनाई करना चाहती हो? तो शियालिन गुस्से में कहती है तुम लोग शेमलेस हो, इंटरेस्ट तो 10% था ना, तुमने 60 कर दिया, मैंने सब रीपे कर दिया है और फिर भी तुमने 60 कर रखा है, तो वो ज़्यादा बता रहा है मेरा, मैं कहाँ से रीपे करूँगी, मैंने तो पे जितना करना था उतना मैं कर चुकी हूँ। तो येलो स्केल मरमैन कहता है मुस्कुराते हुए, इतनी छोटी एज में इतनी एक्टिंग, पर प्रूफ़ के बिना कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट यही है। सब देख सकते हैं कौन गलत है। शेरिन कहती है तुम वो गुस्से में बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ़ तो था नहीं। तो ये जो मोटे पेट वाला ओनर था कहता है छोड़ो, तुम यंग हो, मैं बुली नहीं करूँगा। आधा डेब्ट रीपे कर दो, मैटर खत्म। वो कामली प्रेशर डालता है। तो येलो जो अपना मोटे पेट वाला ओनर था कहता है देखो, पहले तो 60% था, अब सिर्फ 30% लगेगा। मार्केट रेट भी ना वही चल रहा है। कौन-सा मनी लेंडर पे 10% पे लोन देता है ना? कोई भी नहीं देता। मैंने तो तुम्हें 30 पे दिया मतलब 60 पे दिया था। तुम कह रही हो मैंने 10 पे दे दिया। यानी ये भाई बोलना चाह रहा था कि देखो, कोई भी जिससे भी अगर आजकल तुम पैसा लेने जाओ, तो वो हर इंसान तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे कोई पैसा नहीं देगा। कोई भी पैसा नहीं देगा, जितना तुम पैसा माँग रही हो, कोई भी नहीं देगा। मैंने तुम्हें पैसा दिया है, वो 60% पे दिया है। लेकिन अब मैं अपनी मेहरबानी कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, इसलिए वो 30% ही अब तुम पे करना इंटरेस्ट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो अपनी बंदी थी ना शियालिन, इसने क्या करा, मान लो इसने ना ₹100 उधार लिए थे। तो ₹100 उधार लिए थे, तो इसने ₹100 उधार लिए थे 10% इंटरेस्ट पे, यानी ₹110 इसे पे करने थे। लेकिन भाई इन बहन जी के साथ हो गया ये खतरनाक वाला स्कैम। क्या हुआ, ये जो लोन शार्क या ये जो खतरनाक लोग हैं लोन वाले, इन्होंने क्या करा, 10% की जगह उसे 60 कर दिया। यानी पहले उसे अगर मान लो ₹100 ₹110 देने थे, तो अब उसे ₹160 देने हैं। जब ये ₹100 पूरा पे करने आ गई, ₹100 नहीं ₹110 इसने पूरे पे कर दिए, जितना इसका बन रहा था। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ₹60 हैं पूरे, अभी तो ₹50 और निकाल तू, ऐसे कैसे? तो अब ये ₹50 कहाँ से देती? तो उसने बोला कि कोई नहीं, 30% कर देते हैं। तू ₹30 और दे दियो बस, 50 मत दे। तो अब ये उसकी जली पड़ी है कि 30 के नहीं, ऐसे कैसे, मतलब क्या बोले अब? इसके साथ दिक्कत है, स्कैम हो गया यार। शेलिन की आँखें थोड़ी-सी लाल हो जाती हैं। इसी 30% से बचने के लिए उसने यहाँ लोन लिया था, पर ये तो वापस से ट्रैप निकला, यानी उन्होंने फँसा दिया इसको। तो येलो स्केल मरमैन एक इन्फॉर्मेशन पाथ को निकालता है और कहता है, "ये एग्रीमेंट है, पैसा दो और गो ले जाओ, सिंपल सी चीज़ है।" शेलिन थोड़ा-सा कोल्ड सी हँसी देती है और कहती है, "मेरे पास इनफ प्राइमल स्टोन नहीं है।" तो मरमन थोड़ा-सा ताली बजाकर कहता है, "प्रॉब्लम नहीं है, गू वर्म से भी रिपे कर सकती हो। मुझे पता है तुम्हारे पास गैदर ऑयल गू है।" ये सुनते ही शियालिन समझ जाती है। शियालिन कहती है, "तो ये तुम्हारा असली गोल था। रैंक 5 गू चाहिए तुम्हें, पागल हो क्या? मैं मर जाऊँगी पर ये गू नहीं दूँगी।" पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। लोग बोलते हैं, "क्या? गैदर ऑयल गू?" दूसरा कहता है, "ये तो वही फेमस रैंक 5 गू है ना?" तीसरा कहता है, "ब्लैक ऑयल कलेक्ट करने में इंसेन स्पीड दिखाता है। प्राइमल एसेंस नहीं, बोन मैरो यूज़ करता है। सोच रहे हो कितना बढ़िया है?" एक बंदा कहता है, "ओवर यूज़ से लोग मर भी तो गए हैं ना इसके, ये भी तो तुम्हें याद होगा। बोन पाथ गू के साथ सेफ होता है, अदरवाइज़ तो ये सेफ नहीं है।
कंबाइन करके यूज़ करोगे तो बढ़िया है, अदरवाइज़ बिना कंबाइन करके करोगे तो तुम्हारी बोन मैरो ही खा जाएगा ये, बन जाओगे तुम क्रिश 3 के विलेन। ये जो मरमन था वो ताली बजाता है और आगे कहता है, स्मार्ट लड़की हो, रैंक 2 होकर रैंक 5 गूरख होगी, तो वुल्स तो देखो आएँगे ही। मुझे दे दो, वरना बाकी लोग तो तुम्हें चैन से जीने तो देंगे नहीं, सबको रिवील हो चुका है, सबको पता ही अब तुम्हारे पास क्या है। शियालिन फॉर्मली कहती है, नो, तुम जैसे स्कमबैग को तो मैं कुछ नहीं देने वाली। येलो स्केल मरमैन का मतलब इतना सुनने के बाद जो येलो स्केल यानी अबे ओनर कह दो यार, ओनर जो था ना हेडेक हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। फोर्स से गू लेना रिस्की था, एक थॉट में शियालिन गू सेल्फ डिटोनेट कर सकती थी, डेप्थ पाथ मेथड भी अवेलेबल नहीं थे और रैंक 5 गू स्टील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो प्लान के साथ ही आया था, इसलिए स्टेप बैक लेता है। तो मरमैन कहता है, अपना ओनर कहता है, ठीक है एक चांस देता हूँ, गैम्बल करते हैं। शियालिन कहते हैं, क्या गैम्बल? तो मरमैन कहता है, रॉक गैम्बलिंग, दोनों गू निकालेंगे, बेस्ट गू जीतेगा, 3 राउंड्स होंगे और 2 विन होंगे, बताओ। शियालिन कोल्ड स्माइल के साथ कहती है, तुमने पहले ही टर्म्स चेंज किए हैं, तुम पर भरोसा करूं मैं कैसे? तो ये जो येलो अपना ओनर था सोचकर एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल मॉडल लेवल का ही वो होता है तो दिखाता है। तो शियालिन शॉक में पकड़ लेती है उसको। मरमन कहता है, मैं सी गॉड के नाम पर ना ओथ लूँगा। तो देख लो, मैं झूठी तो कसम खाऊँगा नहीं उनके नाम पर। मरमैन के लिए सी गॉड ओथ बहुत सीरियस होता है, लगभग सब मरमैन उसी पर बिलीव करते हैं। तो मरमैन सॉफ्ट टोन में कहता है, क्या सोच रही हो? स्किल प्लस लक दोनों चाहिए इसको जीतने के लिए। ये आज तुम्हारा सिर्फ एक ही एग्ज़िट है, बताओ ये चुनोगी या नहीं? तो एक तरीके से कैरेट और स्टिक दोनों यूज़ हो रहे थे, शियालिन कन्फ्यूज़ हो जाती है कि क्या करें? तब अचानक उसके दिमाग में ना एक आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ और किसी की नहीं, फेंगिवान की थी। तो फेंगिवान कहता है, डरो मत, गैम्बल एक्सेप्ट करो, मैं यहीं पे हूँ। शेलिन खुशी से कहती है, मास्टर चू यहीं पे हैं। फेंगिवान कहता है, पर टर्म्स चेंज करनी होंगी, ये गैम्बल छोटा है, अगर मुझ पर ट्रस्ट हो तो बिग गैम्बल करेंगे। शेलिन कहती है, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ मास्टर चू, बस बोलिए आप। उसकी जान फेंगिवान ने ही बचाई थी तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट कैसे नहीं करेगी। अगर वो नुकसान पहुँचाना चाहता तो कब का ही मतलब ऐसी की तैसी हो जाती शेलिन की तो। शेलिन अपने माइंड में कहती है, मास्टर चू जो भी बोलोगे आप मैं वही करूँगी। रॉक गैम्बलिंग प्योर लक का गेम होता है, चाहे गो मास्टर हो या गो इमॉर्टल, कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर ये जो येलो स्केल मरमैन यानी ओनर था, फुल कॉन्फिडेंट था, रीज़न सिंपल था, वो पहले से प्रिपेयर्ड आया था। सालों से वो अपनी ही गोल्डन जेड हाउस के रॉक्स ऑब्ज़र्व करते हुए आया था। उसने एनालाइज़ करा, सिलेक्ट करता आ रहा था। वैल्यूएबल चीज़ होती तो वो खुद ले लेता और शॉप में मतलब छोड़ता ही नहीं था। बिज़नेस चलाने के लिए ज़्यादातर रॉक्स में नॉर्मल गोवम होते थे, कस्टमर को एक्साइटमेंट देने के लिए ताकि वो और गैम्बल करें। इन सब रॉक्स की एक तरीके से प्लेसमेंट येलो स्केल्ड मरमैन यानी ओनर खुद परफेक्टली अच्छे से रखता था। उसे याद भी थी कि कौन-सा मतलब रॉक कहाँ पे रखा है जिसके अंदर बढ़िया वाला गो हो सकता है। कभी-कभी वो कस्टमर के सामने गो निकाल कर शो ऑफ भी करता था एक्सपर्ट बनकर। अब वही रॉक यूज़ करके वो शियालिन के साथ गैम्बल कर रहा था, इसलिए वो पूरा श्योर था कि जीत तो उसकी होगी। पर फर्स्ट राउंड में ही उसे झटका लगता है, शियालिन ने रैंक 3 गोवम निकाल लिया, जो उसके गू से बेटर निकला। क्राउड एकदम शॉक में आ जाता है, तो मरमैन भी डाउट में पड़ जाता है कि ये क्या? वो कहता है कि कहीं ये लड़की हिडन एक्सपर्ट तो नहीं इन चीज़ों के मामले में? रूल्स पहले 2 आउट ऑफ 3 थे, पर शियालिन ने चेंज करके 5 राउंड करवा दिए। बेट भी बड़ा हो गया। येलो स्केल मरमन ने कहा, पूरी गोल्डन गोल्डन जेड हाउस। शियालिन कहती है, अगर एक बार भी हारी तो गदर ऑयल को देना, मतलब देना होगा, एक तरीके से ऐसा टाइप का हो गया। मीन्स ऐसा हो रहा है, देखो क्या हुआ है, थोड़ा-सा मैंने उल्टा कह दिया। ये जो शियालिन थी ना वो कह रही है देखो कि अगर मैं जीती तो ये पूरा का पूरा जो डैन है ना, ये क्या कह सकते हैं इसे, गोल्डन जेड हाउस, ये पूरा गैम्बलिंग वाला जो भी तुम्हारा सिस्टम बिज़नेस है, सबका सब मेरा। लेकिन हाँ, 5 राउंड होंगे और अगर 5 राउंड में तुम जितने 3 जीत गए तो ऑफ कोर्स विन तुम्हारी हो जाएगी, 3 जीत गए तो। लेकिन अगर मान लो तुम 3 छोड़ो, तुम बस एक बार भी जीत गए, तो ये जो रैंक 5 का गदर ऑयल गू है ना, वो मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन अगर 3 राउंड मैं जीत गई, तो भाई फिर तो ये पूरा सब कुछ मेरा। अब जब क्या हुआ ना, अब ना शियाली ना जीत चुकी थी। ना सिर्फ गैदर ऑयल गू सेफ रहा, बल्कि गोल्डन जेड हाउस का 20% भी उसका हो गया। ओके, तो थोड़ा हिस्सा हुआ था। तो येलो स्केल्ड मरमैन अपने माइंड में कहता है, यानी ओनर, ये कैसे हो गया? मैं हार कैसे गया? वो ध्यान से शियालिन को देखता है। उसका एक्साइटमेंट फेक नहीं लग रहा था। वो क्लियरली दिख रहा था कि वो न्यूबी थी। उसने रॉक खुद ही डिसेक्ट नहीं किया था। शॉप के गो मास्टर से करवाया था। मरमैन अपने माइंड में कहता है, सिर्फ डॉग शिट लक था, सिर्फ डॉग शिट लक। और कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ लक के बेस पर जीती है। फिर वो काम हो जाता है। रूल्स 5 राउंड के थे, अभी चांसेस बाकी थे। यानी अभी ना देखो 20% उसका हो गया है। लेकिन अगर मान लो बचे हुए 4 भी जीत गए तो भाई 100 का 100 उसका शायद हो जाएगा, शियालिन का।
वो ना सबटली रॉक डिसेक्टिंग गू मास्टर को देखता है। गू मास्टर हल्का-सा नोट करता है कि समझ गया, यानी इसने क्या करा, इसने जो गू निकालते हैं ना रॉक के अंदर से, उस वाले बंदे को देखा और बोला समझ जा क्या करना है। यानी इसने बोल दिया कि चाल चलनी है, अगर गू निकला तो उसे छुपा के रख देना और ऐसे दिखा देना कि गू निकला ही नहीं है। तो इस बात को समझ गया, मतलब माइंड टू माइंड बात करके समझ गया और उसने हाँ में हाँ मिला दी। मरमैन ने आगे, जो अपना ओनर था मरमैन, वो हँसते हुए थोड़ा-सा हँसता है, थोड़ा-सा स्माइल देता है और कहता है, अब चाहे रॉक मिले, गू मिले, कुछ भी मिले, सब मेरा हो जाएगा। वरना अगर मेरा मान लो छुपा भी नहीं पाया, तो ये क्या करेगा, ये जिसको इसने बोला है ना डिसेक्टिंग गू मास्टर, उसको क्या है वो ना डिस्ट्रॉय कर देगा। या तो गू छुपा देगा या तो डिस्ट्रॉय कर देगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि गू निकला ही नहीं, और अगर निकला है तो टूट गया। तो हार जाएगी अपनी शियालिन। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। शियालिन कहती है मैं पहले चूज़ करूँगी। मरमैन कहता है लो कर लो भाई। शियालिन हॉल में ना घूमती है, कन्फ्यूज़ होती है, फिर अचानक रुक जाती है। शियालिन कहती है ये वाला। वो एक अजीब रॉक की तरफ पॉइंट करती है। मल्टीपल होल्स थे उसके अंदर, शेप थोड़ा-सा डिस्टॉर्टेड खराब सा लग रहा था, लूज़ और सैंडी टाइप का। नॉर्मली ऐसे रॉक ना ऐसे टट्टी टाइप के होता है, ऐसा लगता है सूखी टट्टी है अंदर। कुछ नहीं होता इनके अंदर, बेकार होते हैं ये सारे रॉक, कुछ भी नहीं निकलता। मट्टी-टट्टी बराबर होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसको देखकर ना जो अपना ओनर था हँसते हुए सोचता है, ये तो पक्का ही हार जाएगी, मुझे तो कोई चाल चलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो थोड़ा एक्ट करता है, रॉक को नॉक करता है, फिर एक बड़ा रॉक चूज़ करता है। मरमन कहता है ये मेरी वाली चॉइस है। तो रॉक डिसेक्शन हॉल में जाना पड़ता है, वहाँ पे ओपन करते हैं, गैम्बल चालू होता है, क्राउड और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लोग देखने लग जाते हैं, लोग एक्साइटेड होते हैं। एक साइड गोल्डन जेड हाउस का ओनर, दूसरी साइड रैंक 5 का गैदर ऑयल गू और साथ में शियालिन। तो दोनों बैट्स ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे थे। तो मरमैन खुद अपने रॉक डिसेक्ट करता है। बड़ा रॉक था, टाइम लगता है डिसेक्ट होने में। शियालिन का सैंडी रॉक था, ईज़िली हो जाता है। उसका रॉक डिसेक्टिंग वो मास्टर कैज़ुअली काम करता है। अगर गू डिस्ट्रॉय हो भी हो जाता तो ओनर खुश ही होता। तब शियालिन कहती है ग्रे सॉइल मेथड यूज़ करो। गू मास्टर रुक जाता है। रॉक डिसेक्टिंग गू मास्टर कहता है श्योर हो? ये सैंडी रॉक पे ये मेथड वीक होता है, कहीं देख लो, अगर इसमें से कुछ निकला भी हुआ या निकलने वाला भी हुआ तो खराब हो सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। शियालिन कहती है मैं तो श्योर हूँ, तुम जो बोला जा रहा है वो करो बस। तो आगे रॉक डिसेक्टिंग गू मास्टर कहता है लिटिल लेडी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ग्रे सॉइल मेथड सैंडी रॉक पे काम ही नहीं करता, सब जानते हैं, तुम क्या कहना चाह रही हो, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। शियालिन कहती है मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, एग्रीमेंट में लिखा है वही करो, तुम्हारा काम जो करना है वो करो, जो मैंने बोला है। रॉक डिसेक्टिंग गू मास्टर कहता है ठीक है भाई, कर देता हूँ। ग्रे सॉइल मेथड लगते ही प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पहले नाइफ से तोफू जैसा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे निडल से पत्थर को आराम आराम से कर रहे हों, एकदम ऐसे टाइप का। थोड़ी देर बाद शियालिन कहती है फ्लेम स्पोकिंग मेथड यूज करो अब। क्राउड एकदम हिल जाता है कि अबे ये क्या क्या कह रही है। रॉक डिसेक्टिंग गू मास्टर कहता है इससे गू अंदर ही जल जाएगा, सोच लो तुम क्या बोल रही हो। शियालिन कामली तरीके से कहती है जो बोला है करना, तू बार बार क्यों एक्सप्लेनेशन देता है। लोग भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या ये लड़की सीरियसली गैम्बल कर रही है या ये पागल है, हारना चाहती है क्या, पहले से क्या क्या मेथड यूज करवा रही है, सिंपल सा काम नहीं होता क्या इससे। लेकिन शियालिन वो तो रिलैक्स थी और कॉन्फिडेंट लग रही थी। रॉक डिसेक्टिंग वो मास्टर कहता ठीक है, सबके सामने बात हुई है, मेरी गलती इसमें नहीं होगी अगर कुछ भी होता है, मैं तुम्हारे ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा हूँ। फिर इंस्ट्रक्शन आती जाती है। शियालिन कहती है अब ड्रिपिंग मेथड यूज़ करो, अब ब्लू मार्क मेथड यूज़ करो, फिर प्लांटिंग की वाई मेथड यूज़ करो, बोली जा रही थी वो बंदा यूज़ करे जा रहा था। रॉक अब फीस्ट साइज का रह जाता है। फिर क्या होता है ना, फिर भी गू दिख नहीं रहा था अंदर। गू मास्टर का फेस बिगड़ जाता है, उसे लगता है लड़की बस रैंडम नाम बोले जा रही है। शियालिन कहती है दो मुझे, मैं अब खुद ही कर लूँगी। रॉक डिसेक्टिंग वो मास्टर शॉक में कहती अभी ये बड़बड़ाई जा रही थी रैंडमली और अभी कह रही है मैं खुद करूँगी। वो दे देता है कि भाई मेरी क्या गलती, तू ही कर जो करना है तुझे। शियालिन अपनी टंग वाइड करती है, ब्लड स्प्रेड करती है और रॉक पर डाल देती है। फिर गदर ऑयल गू से सक्शन लगाती है, क्रैक आवाज आती है, रॉक टूट जाता है, उसके अंदर से रैंक 3 गूवम बाहर आता है। क्राउड एकदम भाई पागल हो जाता है, बंदे कहते गू था, गू 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 निकला इसके अंदर से, गू निकल गया, गू निकल गया। कौन सा गू है ये, स्लीपिंग है, इंटैक्ट है, क्या है ये गू। रॉक डिसेक्टिंग वो मास्टर बिल्कुल स्टन्ड, एकदम शॉक। बंदा कहता है ये लड़की सबको ट्रिक कर रही थी क्या। तो ये जो अपना वो था, क्या कहते हैं, ओनर, येलो स्केल्ड मरमैन ओनर, वो भी रुक जाता है। उसके रॉक में सिर्फ रैंक 2 का गू निकला था और सामने जो शियालिन थी भाई उसके अंदर जिंदा रैंक 3 का गू था। तो शियालिन तो भाई एकदम खुश हो जाती है, खुशी से कहती है गू था, देखा मास्टर चू गलत नहीं हो सकते। क्राउड में फेंगयुआन हल्की सी स्माइल करता है। ट्रुथ ये था कि इस सैंडी रॉक में ना गू नहीं था, सिर्फ गू मटेरियल था। फेंगयुआन ने शियालिन को गाइड करके इनडायरेक्टली रिफाइनमेंट ही करवा दी और लास्ट स्टेप में ब्लड प्लस
गैदर ऑयल गू से कंप्लीट करवा दिया। नॉर्मली नया गू एक्टिव होता, पर फेंगयुआ ने स्पेशल रिफाइनमेंट से यूज़ करके उसे हाइबरनेट कर दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। क्वासी सुप्रीम रिफाइनमेंट पाथ मज़ाक थोड़ी ना होता है। खड़े-खड़े बना देते हैं सामान खड़े-खड़े। अब सब शियालिन को अलग नज़र से देख रहे थे। एकदम भाई अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लोंडिया ऐसे देख रहे थे। और जो येलो स्केल मरमैन था वो गुस्से में कहता है, तुम्हें यहाँ भेजा किसने? कौन है तुम्हारे पीछे? मतलब वो तो थोड़ा ऐसा लग रहा था, शक हो गया था ना उसे। उसका दिमाग घूमने लगता है। उसे लगता है कि ये एक ट्रैप है। रैंक 5 गू सिर्फ़ एक बेट था, यानी एक चारा। वो कोल्ड स्वीट में एकदम पूछता और कहता है, रिस्क नहीं ले सकता, पर मेरे पास ट्रम्प कार्ड अभी भी है। गोल्डन जेड हाउस में कुछ स्पेशल फेक रॉक थे, आर्टिफिशियली बनाए हुए। गू को डेड या स्लीपिंग दिखाया जाता था। रॉक फ्रेगमेंट से कवर करके फेक गैम्बलिंग रॉक्स बनाए जाते थे। थर्ड राउंड हुआ, हार। फोर्थ राउंड हुआ, फिर से हार। क्राउड शॉक में। सब शियालिन को सीरियस और एकदम वैसी वेरी नज़र से देख रहे थे। येलो स्किल्ड मरमैन का फेस वाइट पड़ जाता है, आंखों में रूथलेस लाइट थी। तो अपना जो ओनर था वो अपने माइंड में कहता है, लास्ट राउंड, अब नहीं जीता तो सब खत्म, मेरा सब चला जाएगा। फाइनल ट्रम्प कार्ड। एक फेक रॉक में रैंक 5 गू का एक कार्कस छुपा हुआ था। रूल के हिसाब से सिर्फ लिविंग रैंक 5 गू ही उसे हरा सकता था। दोनों साइड रॉक चूज करते हैं। डिसेक्शन स्टार्ट होती है। स्नैप आवाज आई। क्राउड के बीच फेंगियो ने फिंगर स्नैप करता है और टाइम पाथ इमॉर्टल किलर मूव यूज होता है। पूरा गोल्डन जेड हाउस आइलैंड एकदम ही फ्रीज हो जाता है। सब कुछ एकदम रुक जाता है। फेंगियोन क्राउड से निकलता है एकदम फ्लैश की तरह और येलो स्केल मरमैन के पास जाता है। उसके रॉक को हल्का सा स्क्वीज करता है। रैंक 5 गू का डेड बॉडी दिखता है। वो कार्केस उठाकर शियालिन के रॉक में डाल देता है, फिर वापस क्राउड में आ जाता है और नेक्स्ट मोमेंट टाइम वापस से रिज्यूम हो जाता है। फिफ्थ राउंड का रिजल्ट देखकर येलो स्केल्ड मरमैन वहीं फ्रीज हो गया। आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गईं कि ये क्या हो गया था। उसे क्लियरली याद था कि रैंक 5 गू का जो कारकैस था उसने अपने फेक रॉक में डाला हुआ था, पर अब वो शियालिन के रॉक में आ गया। कैसे और क्यों आ गया? उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। येलो स्केल मरमैन यानी ओनर चिल्लाकर कहता है, तुमने चीट किया है। शियालिन गुस्से में कहती है, फेयर और स्क्वायर हारे हो तुम एकदम, सबके सामने ये हुआ है, इसे डिनाई करोगे तुम? ओनर एकदम मर-मर अपने ही मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, नहीं ये रियल नहीं हो सकता, ये सब इल्यूज़न है। वो पीछे हटने लगता है, रियलिटी से भागना चाहता था। क्राउड कन्फ्यूज़ था और शियालिन अब डर और रिस्पेक्ट दोनों से मतलब देख रहा था। मतलब शियाल पहले तो देखो शियालिन डर रही थी खुद, लेकिन अब क्या हुआ, जो क्राउड था और शियालिन ना अब एकदम कॉन्फिडेंट हो गई और शियालिन को ये जो अपना ओनर है ना एकदम डर और रिस्पेक्ट दोनों से देख रहा था। फेंगिवा ने उसके माइंड को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। शियालिन कहती है, डील कंप्लीट करो, तुम एक राउंड भी नहीं जीते, अब गोल्डन जेड हाउस मेरा हुआ। ये सुनते ही येलो स्केल्ड मरमैन शॉक में चिल्ला पड़ता है। मरमैन कहता है, नहीं, ये मेरी लाइफ का बेस है, मेरी लाश के ऊपर से ही तुम्हें सब मिलेगा, ऐसे नहीं दूंगा। यहाँ पे जो स्कार वाला मरमैन था, वो कहता है, सर फ़ोर्स से सबको साथ मतलब साथ ले दो, क्या करें बताओ? पर येलो स्केल मरमैन रुक जाता है। उसे समझ आ गया कि ये लड़की सिर्फ़ एक प्यादी है, असली दुश्मन क्राउड में कहीं है, जो दूर से सब कंट्रोल कर रहा था। फाइट किया तो सीधा डेथ होगी, यानी फाइनली वो खत्म हो जाएगा। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें? तो येलो स्केल मरमैन अपने ग्राउंड पे एकदम गिर जाता है ग्राउंड पे और गिरते हुए कहता है, आई एक्सेप्ट डिफीट, मैं हार मानता हूँ। वो एक तरीके से एकदम हारा हुआ लग रहा था, क्या बोले? आगे उन्होंने बोला, आगे गिरा हुआ था ग्राउंड पे तो वहीं पे एकदम गिरे-गिरे वहीं पे कहता है, "जो भी तुम हो बता दो, मैंने आपको कब ऑफेंड किया? मैंने आपको कब ऑफेंड करा?" ये बार-बार लाइन रिपीट करता है। क्राउड में शोर मच जाता है। कोई उसे क्राउड बोलता है, कोई बोलता है ये बंदा सिंपल नहीं है। शेयलिन भी स्टन्ड थी पर अंदर से रिलीफ और रिस्पेक्ट फ़ील कर रही थी। ये सब मास्टर चू की वज़ह से हुआ था और ये बात मरमैन को भी पता चल चुकी थी। उसे ये नहीं पता कि सामने फेंगियुआन है या मास्टर चू है, उसे ये नहीं पता। बस उसे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो पीछे है। फेंगियुआन अपने माइंड में गाइड करता हुआ कहता है, अब बोलने का टाइम है। शियालिन कहती है, तुम्हें पता है तुम क्यों हारे? हॉल बिल्कुल साइलेंट हो गया। अब सब देखो, पहले शियालिन को सब हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब से शियालिन जीती है, इतना खतरनाक अपना ऑरा दिखाया, तो सब अब उसकी बात अच्छे से सुनते हैं। जब वो बोलती है तो सब चुप हो जाते हैं। तो अब हॉल एकदम साइलेंट हो गया था। अपना ओनर भी कहता है, प्लीज बताओ। शेयलिन कहती है, क्योंकि किसी ने डिसाइड किया था कि तुम हारोगे। उसका दिल एकदम से गिर गया, मतलब धड़क सा गया कि जो उसने सोचा था कि वही हुआ। शेयलिन ने आगे कहा, गोल्डन जेड हाउस वापस चाहिए तुम्हें? मरमैन शॉक हो जाता है, क्या वापस मिल जाएगा? शेयलिन कहती है, एक कंडीशन पर मिलेगा। तो मरमैन एकदम से भाई एकदम उसके सामने भी झुक जाता है कि प्लीज बताओ, बोलो बोलो, प्लीज बताओ मुझे। शेयलिन कहती है, तुम्हारी हालत तुम्हारे मतलब कारनामों या कर्मों की वजह से हुई है।
आज के बाद चीटिंग बंद कर दो, लोन शार्क बंद कर दो, अपना ये जो काम करते हो लोन मतलब देखो लोन देते हो ठीक है, लेकिन ये जो चीटिंग करते हो कि जैसे मेरे साथ करा, पहले 10% रख रहे थे, फिर अचानक से 60 कर दिया, फिर 30, मतलब ये सब जो काम करते हो ये सब छोड़ दो। अच्छे से काम करोगे, लोगों को लूटना बंद करोगे, मैं ये जो शॉप है तुम्हारी वापस कर दूँगी। पर अगर दोबारा पुराने रास्ते पर आ गए तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ शॉप नहीं, सब चला जाएगा, सोच लेना। क्राउड एकदम शॉक हो गया, इतनी प्लानिंग के बाद काइंडनेस कैसे दिखा रही है लौंडिया? तो मरमन जल्दी से कहता है, मैं बदल जाऊँगा, आप मेरी लाइफ़ की बेनिफैक्टर हो, आप सेंटेस हो, मैं पक्का सुधर जाऊँगा। शियालिन एकदम भाई थोड़ा-सा शर्म आ गई है सुन के कि सेंटेस बोल दिया, है ना? तो वो कहती भी है कि सेंटेस मत बोलो, प्रॉमिस याद रखना, अगर एक तरीके से कंप्लेंट आई मेरे पास तो फिर रिग्रेट करोगे। ये कहकर शियालिन चली जाती है, क्राउड रास्ता बना देता है कि उसके जाने के लिए। गोल्डन जेड हाउस से निकलते ही शियालिन गायब हो जाती है। नेक्स्ट मोमेंट वो आइलैंड के एज पर अपीयर होती है। फेंगयुआन की वहाँ पे उसे वॉइस आती है और फेंगयुआन वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है, यहाँ सेफ है, अब जा सकती हो। शियालिन अपने माइंड में कहती है, मास्टर चू आपने फिर से मेरी जान बचाई है, मैं कैसे रीपे करूँ? कोई रिप्लाई नहीं आया। फेंगयुआन ने आगे कहा, अगर फेट हुआ तो फिर मिलेंगे। उसके माइंड में मेमोरीज फ्लैश होती हैं। बीच पर फेंगयुआन चिल्लाता है, प्लीज रुको। शिहानमो और उसके गार्ड्स रुक जाते हैं। अब वापस हम मेमोरीज में आ चुके हैं, यानी फेंगयुआन की पुरानी यादों में आ चुके हैं। फेंगयुआन ने शियालिन को क्या बोला? अगर फेट हुआ तो हम फिर मिलेंगे। ये उसने लास्ट लाइन बोली और फिर उसके दिमाग में मेमोरीज़ फ्लैश होने लग गई। यानी शियालिन को तो पहले इसने गुड बाय कर दिया कि अब बाद में मिलेंगे, देखा जाएगा। शियालिन थोड़ी उसके जैसी थोड़ी बहुत लगती थी कि ये शिहानमो जैसी है, लेकिन असल में वो नहीं थी, वो कोई और है। अब हम मेमोरीज़ में आ जाते हैं, पुराने टाइम वाली जब शिहानमो से मिला करते थे। चलो वापस मेमोरीज़ में देखते हैं। बीच पर फेंगयुआन चिल्लाता है, प्लीज़ रुको। शिहानमो उसके गार्ड रुक जाते हैं। गार्ड कहता है, फॉलो मत करो, सेंटर्स ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को एक्सपोज कर दिया, अपना मिशन बेकार कर दिया। फेंगयुआन एकदम हांफते हुए भागते हुए तो आ ही रहा था, हांफते हुए कहता है, मुझे पता है, पर अब मैं समझ गया हूँ ना। फेंगयुआन ने आगे कहा, आप मरमन एक तरीके से इंपीरियल कोड की सेंटस हो, आप फ्रॉस्ट टाइट ट्राइब के करप्शन के प्रूफ ढूंढ रही हो। मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं गैम्बलिंग डेंस चला चुका हूँ, उनका मैं मनी लॉन्ड्रिंग पॉइंट वही है, मैं जानता हूँ। फेंगयुआन ने आगे कहा, प्लीज़ एक चांस दो, लाइफ डेब्ट रीपे करना चाहता हूँ प्लीज़। तो गार्ड्स शिहानमो को देखते हैं, कुछ सेकंड के बाद शिहानमो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा नाम? फेंगयुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम गुयू फेंगयुआन है, आप मुझे फेंगयुआन बुला सकती हो। अब देखते हैं, फ्लैशबैक दोबारा से खत्म हो गया। बड़ा छोटा फ्लैशबैक था लेकिन कोई नहीं। फ्लैशबैक खत्म होता है और टाइम ना फास्ट निकल गया था, 20 दिन बीत चुके थे। फेंगयुआन मेरिट ओबेलिस्क के सामने खड़ा था, रैंकिंग्स देख रहा था। उसकी पोजीशन अब 5वीं हो चुकी थी। शुरू में वो ना टॉप पे था, पर सिचुएशन चेंज हो गई। गुई इमॉर्टल को समझ आ गया था कि मेरिट ओबेलिस्क सिर्फ रैंकिंग नहीं है, एक्सचेंज शॉप भी है। मेरिट यूज़ करके यहाँ मिल सकता था इमॉर्टल मटेरियल, इमॉर्टल गू रेसिपीज़, किलर मूव और यहाँ तक कि इमॉर्टल गू हाउस भी मिल सकता था। पर मियाओ मिंगशंग जैसे लोग सिर्फ बॉटम रिवॉर्ड्स अफोर्ड कर पा रहे थे। टॉप रिवॉर्ड्स कैरेट जैसे थे, दिखते थे, मिलते नहीं थे। इसलिए कंपटीशन और ब्रूटल हो गया था। पर फेंगयुआन का फोकस अलग था। उसका सिर्फ एक ही गोल था, रिग्रेट गो। बाकी रिवॉर्ड्स उसके लिए बोनस थे, पर रिग्रेट गो उसे एक तरीके से क्वालिटिव एक जंप दे सकता था। उसे वही चाहिए यार, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इमॉर्टल गो हाउस हो सकता है, लेकिन अभी रिग्रेट गो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरिट ओबेलिस्क में रिग्रेट गो लिस्टेड ही नहीं था और ओबेलिस्क खुद भी एक्सचेंज ऑप्शन में नहीं था ये सब कि वो मिल जाएगा। मतलब कोई क्लू नहीं मिल रहा था यहाँ पे। इसका मतलब क्लियर था कि रिवॉर्ड लिस्ट इनकम्प्लीट है। रिग्रेट गो पैराडाइज में है, बस ओपनली दिख नहीं रहा। फेंगयुआन ने टाइम वेस्ट नहीं किया, मिशन चूज किया, विजडम पास से डिडक्शन की। फाइनली उसका फोकस लॉक हो गया, डीमन सप्रेशन रिग्रेट क्राइम सी पर। रीमर बहुत थे और डिडक्शन के बाद चांस आई था कि रिग्रेट को वही होगा, पर प्रॉब्लम बहुत ह्यूज थी। वो पास ही नहीं जा सकता था। 20 दिन पहले जो एक तरीके से मर्चेंट वाला मिशन उसे मिला था ना, ग्रीडी मर्चेंट को पनिश करने वाला, वही सबसे क्लोज अप्रोच था वहाँ का। आइलैंड से 30 लीग दूर जाते ही मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। यानी पता क्या होता, मान लो ये जो जगह है जहाँ पे उसे जाना है, जैसा डीमन सप्रेशन रिग्रेट क्राइंग सी, ये जो जगह है, ये जगह का नाम है, लेकिन फेंगयुआन यहाँ पे जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? देखो, जो उसे मिशन मिला है वो उसके अराउंड ही घूम सकता है, अलग जगह पे जा नहीं सकता। जहाँ पे उसे मिशन मिला है, ये जो मेरिट ओबेलिस्क है, उसे वहीं पे टेलीपोर्ट कर देता है और फिर वो उसी जगह के मतलब उसी जगह के अराउंड घूम सकता है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। जो उसे लास्ट वाला मिशन मिला था ना, ग्रीडी मर्चेंट को पनिश करने वाला, तो उस मिशन में सबसे पास मतलब साइड वाली जगह ही होगी कि डीमन सप्रेशन द ग्रेट क्राइंग सी, साइड में ही होगा। तो वहाँ पे वो जा तो नहीं पाया, लेकिन देख पाता था कि वो वहीं पे है। लेकिन अब जो उसे मिशन मिल रहे हैं, वो दूर-दूर हैं यार, मतलब
अब इतना नहीं मिल रहा ना, दूर-दूर मिल रहा है। फेंगयुआन अपने माइंड में कहता है, इस सी के अंदर कैसे घुसूँ मैं, कैसे जाऊँ? पैराडाइज़ अर्थ की रेस्ट्रिक्शन इंसेन थी, स्पेस पाथ अटेनमेंट वीक था, फिक्स इमोर्टल ट्रैवल ट्राई किया लेकिन यहाँ पे काम ही नहीं करा और अगर बाहर निकल गया तो वापस मतलब एंटर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, इम्पॉसिबल हो जाता अगर निकल गया तो। फिर फेंगयुआन ने मेरिट बोर्ड पर बाकी गू इमॉर्टल के नेम्स देखे। वो उन्हें ज़िंदा रखना चाहता था, रीज़न क्लियर था, यहाँ मारना रिस्की चीज़ है यार, मार नहीं सकते किसी को। दूसरा, अभी ये सब मेरिट्स कमा रहे थे, जैसे लाइवस्टॉक फैट हो रहा हो और तीसरा बाहर जाकर स्लक्टर यानी मैक्स प्रॉफिट यानी जो इन्हें कमाना है, जो इन्हें मेहनत करनी है यहाँ पे करने दो और जैसे ही हम सारे बाहर निकलेंगे इनका तो गेम बन जाएगा। इसलिए फेंगयुआ ने उन्हें नुकसान नहीं दिया, उल्टा करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी उन्हें दी ताकि वो लोग और अच्छे से कमा सके, यानी एकदम खिला-पिला रहा है ताकि अच्छे से काट दे। बकरा वाला सीन हो रहा है कि खिला बकरा ईद का बकरा जो होता है वैसा सीन हो गया इसके साथ। इससे कॉम्पिटिशन और इंटेंस हो गया था, रिवॉर्ड्स लिमिटेड थे, जो पहले लेगा वही मतलब जो पहले लेगा वो बाकी के लिए बंद हो जाएगा। इस वजह से लोग डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे थे, पर फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन और स्कीमिंग बढ़ती जा रही थी। वो लोग फेक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। इस chaos में चू यिंग यानी फेंगयुआन अलग ही चमक रहा था क्योंकि यहाँ पे फेंगयुआन सब कुछ हॉनेस्टली और क्लियर और एकदम हेल्पफुल चीज़ें दे रहा था। मियाओ मेंगशेंग और बाकी लोग ओपनली कुछ नहीं बोले पर अंदर से फेंगयुआन के क्लोज़ आने लग गए। फिर 3 दिन बाद बड़ा-सा चेंज हुआ। मेरिट ओबेलिस्क पर न्यू मिशन आया। मरमेड सेक्रेड सिटी में जाओ, सेक्रेड सिटी में जाओ। दूसरा, सी गॉड सेरेमनी अटेंड करो। तीसरा, सी बीस्ट के अटैक से सिटी को डिफेंड करो। फेंगयुआन ने बिना सोचे मिशन एक्सेप्ट कर लिया। फेंगयुआन एक्साइटेड था, कहता है जिस चांस का मैं वेट कर रहा था वो फाइनली वो आ चुका है। सी गॉड सेरेमनी मरमेन का सबसे बड़ा इवेंट होता है। यहाँ न्यू फैमिलीज बनती हैं और न्यू सेंटेस सिलेक्ट होती है कि आगे सेंटेस कौन बनेगा। सेंटेस का स्टेटस इंसेनली हाई होता है और फेंगयुआन ऑलरेडी जानता था कि इस पैराडाइज में सेंटेस का रोल क्रिटिकल है। हर न्यू सेंटेस का मेन काम होता है डीमन सप्रेशन रिग्रेट क्राइंग सी में जाना। अपनी सिंगिंग से डीमन की किलिंग इंटेंट को एकदम स्मूथ या हटा देना, एकदम कम कर देना, सही कर देना। फेंगयुआन एनालिसिस करते हुए कहता है सेंटेस के बाद रिलेटेड मिशन आएगा, चाहे कुछ भी हो मुझे पहले ही सेंटेस से मिलना होगा। और उधर शियालिन ने अपने इन रूम का विंडो खोला था, यानी सीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, शियालिन के साइड देखते हैं। शियालिन कहती है फाइनली सी गॉड सेरेमनी आ चुकी है। नीचे स्ट्रेस भरी मतलब एक तरीके से चीज़ें हुई पड़ी थी, फ्लैग्स थे, टेम्परेरी शॉप थी, गू सेलर, स्नैक्स, गैम्बलिंग डेंस सब फुल ऑन बूम में चल रहा था क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा इवेंट आ गया है, जगह-जगह से लोग आएँगे यहाँ पे सेरेमनी अटेंड करने। सेरेमनी अटेंड करेंगे तो यहाँ पे होटल्स भर जाएँगे हर जगह के, एकदम फुल लाइवली माहौल हो जाएगा, एकदम फुल फेस्टिवल वाला, त्योहार वाला माहौल हो जाएगा, मज़ा सा आ जाएगा। इसलिए सबका बिज़नेस भी बढ़िया चलेगा, सेरेमनी भी बढ़िया हो जाएगी, तो सब खुश थे इस चीज़ को देखकर। मीटअप भी हो जाएगा ना सारी चीज़ों का इसलिए। तो ये सब देखने के बाद शियालिन का मूड इंस्टेंटली बेटर हो गया। वो काफ़ी हैप्पी फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी-हैप्पी हो गया था उसका माहौल आस-पास का और खुद भी बहुत हैप्पी थी। यहाँ पे ना प्लॉप आवाज़ आई, अचानक एक पर्ल आकर उसकी विंडो पर गिर गया। शियालिन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, फिर तुरंत ही ब्लश कर गई। सी गॉड सेरेमनी में पर्ल का मतलब प्रपोज़ल होता है, जो पर्ल टॉस करे शादी का ऑफ़र था। शियालिन नर्वस हो गई कि अरे! कौन है, किसी ने मतलब प्रपोज़ कर दिया क्या? उसने पर्ल उठाया नहीं, बस नीचे देखा। स्ट्रीट में डज़न्स ऑफ मरमैन उसकी तरफ देख रहे थे। हाथ में पर्स लेके आए हुए थे। कोई कह रहा था सुई, सुई, सुई आई लव यू प्लीज़ एक्सेप्ट माय लव प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज इधर मतलब ऐसे चिल्ला रहे थे। तब यहाँ पे ना एक आवाज़ आई। एक यहाँ पे ना पुअर मरमन बॉय था, मतलब गरीब टाइप का। वो कहता है, "हे मिस, वो पर्ल मैंने फेंका था, पावर कम थी तो ऊपर नहीं पहुँचा। क्या आप वापस दे दोगी?" शियालिन समझ गए कि वो पर्ल शुई के लिए था, गलती से यहाँ आ गया। असल में ऐसा होगा कि मान लो जो बिल्डिंग्स होती है ना, फ्लोर वाइज़ बिल्डिंग होती है, तो ये किसी होटल में होगी शियालिन, तो शियालिन के ऊपर वाले फ्लोर पर भी कोई होगा। तो ये लोग जितने भी आए थे ना, ये शुई नाम की लड़की के लिए आए थे, शुई। शुई मरमैन हो सकती है, ह्यूमन कोई भी हो, शुई नाम की लड़की के लिए आए थे और ये जितने भी लोग थे सब चिल्ला रहे थे, "शुई आई लव यू, प्लीज़ एक्सेप्ट माय लव" ये सब चिल्ला रहे थे। और यहाँ पे एक पुअर बॉय भी था यानी गरीब लड़का, वो भी शुई के लिए आया था, उसने भी पर्ल फेंक के ऊपर मारा था ताकि उसके पास जाए, प्रपोज़ल माना जाए उसका, लेकिन बच्चा तो गरीब है, ताकत भी नहीं है इतना, तो फेंका नहीं तो गया नहीं। और इसको लगा शियालिन को कि ये लोग इसके लिए आए हैं, तो पहले बहुत खुश हो गई थी कि अरे प्रपोज़ल आ गए, शादी के ऑफ़र आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये सब तो शुई नाम की लौंडिया के लिए आए थे। तो उसने ना मतलब चीज़ें उठाकर उस लड़के को दे दिया, मतलब वो जो पल था उठा के। पुअर मरमैन बॉय हैप्पी हो गया, वो कहता है थैंक यू। उसने फुल पावर से पल को दोबारा फेंका, पल ऊपर गया, डायरेक्शन सही थी पर शुई ने
तो विंडो बंद कर दी, यानी उसके पास गया ही नहीं। पर्ल वापस गिर गया। बाकी एक्सपेंसिव शाइनी पर्ल भी सेम फेट वाले थे, उनके भी वापस विंडो पे लगे, वो सब भी नीचे गिर गए। फिर क्राउड और ज़्यादा एक्साइट हो गया। तब यहाँ पे शू एकदम कोल्ड टोन में कहती है, "ये फ्री लोग भी ना क्या बोले हैं?" यानी वही बोल दिया, "अनएम्प्लॉयड लोग, जाके जॉब वॉब ढूँढो, जॉब एप्लीकेशन दूँ क्या मैं तुम्हें?" फ्री कह रही है इन लोगों को। एटीट्यूड वाली बंदी है भाई शुई। पिंक क्लाउड्स उसकी टेल के सपोर्ट करते हुए वो नीचे आई। उसकी ब्यूटी एकदम इंसेन थी। वो स्नो व्हाइट स्किल सबसे ज़्यादा आई कैचिंग थे उसके। ओके, तो ये भी मरमैन ही है। व्हाइट स्किल मीन्स क्या होता है? मरमैन सोसाइटी में ना प्योरेस्ट और रेयरेस्ट माना जाता है। व्हाइट स्केल को प्योरेस्ट और रेयरेस्ट मानते हैं, लेकिन बोला जाता है अगर किसी के ब्लैक स्केल है ना तो वो कर्स है, उसे मार देते हैं लोग, ऐसे टाइप का। छोड़ो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बता दी। आगे देखते हैं। साथ में दो उसके ना नैनी टाइप के मरमेड्स भी थे, यानी होता नहीं है जो उसके सपोर्ट में चमचे होते हैं कि मैम ये लीजिए, मैम वो लीजिए, मैम वो बेकार इंसान है उसके पास मत जाओ, तो होता है ना सपोर्ट करने के लिए, इट्स ऑलवेज अ फ्रिज प्रोटेक्ट स्नैक्स फ्रॉम अस, वो वाली लाइन यहाँ पे चेप दी जाती है ना भाई। आगे देखते हैं। नैनी यहाँ पे कहती है, ये लोग सोचते भी कैसे हैं कि लेडी सुई शुई के हस्बैंड बनेंगे, ये लोग बनेंगे। मिसेस सेंटिस कैंडिडेट हैं, वो किसी का पल एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगी। यानी सेंटेंस की कैंडिडेट है, यानी हो सकता है कि जो शुई नाम की लौंडिया है ना सेंटेंस बन जाए। सेंटेंस बनने के बाद शादी फॉरबिडेन होती है, प्योरिटी मेंटेन करनी होती है ना, इसलिए यानी मीन्स वर्जिन रहना होता है। तब शियालिन बाहर आई, उसने हेड डाउन करा हुआ था। शियालिन कहती है, सिस्टर शुई। शुई सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, रेस्ट कैसा रहा, डिसाइड कर लिया कि क्या करना है? तो शियालिन कहती है, थैंक यू, और आपके बिना जगह ही नहीं मिलती, वो तो अच्छा है कि आप थी तो थोड़ा होटल में मेरे को भी जगह मिल गई सोने के लिए। तो नैनी प्राउड टोन में कहती है, मिसेस से मिलना डेस्टिनी होती है। नॉर्मल मरमेड्स मर जाती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन मिलती नहीं उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी। जो शुई थी ना हाई स्टेटस वाली थी, और ट्राइब लीडर की बेटी भी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस था इसका। सुई यहाँ पे ना सीरियस होते हुए कहती है, नैनी रॉन्ग, बस करो, इतना भी मत बोलो। शियालिन, अगर सेरेमनी रिस्की लगे तो तुम मत आना, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आने की। शियालिन इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, आपने बहुत हेल्प कर दी मेरी। आप साइंटिस्ट बनना चाहती हो, मैं तो आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। बस फॉलोवर स्लॉट्स सिर्फ़ 4 हैं यहाँ पे। ये सुनकर शुई एकदम एक्साइटेड हो जाती है, कहती है, शियालिन थैंक यू, तुम्हारे साथ मेरी सेंटेस बनने की चांस ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों स्ट्रांग हो जाएगी? रीज़न यहाँ पे क्लियर था। शियालिन भले रैंक 2 की बंदी है, लेकिन क्या है ना, उसके पास रैंक 5 का गदर ऑयल गू था। ये गू अटैक नहीं करता, लेकिन ना जब सेंटेस का टेस्ट होगा ना तो एक राउंड में सुपर यूज़फुल होने वाला था। तो अगर ये बंदी सपोर्ट करेगी अपनी, मतलब शियालिन सपोर्ट करेगी शुई को, तो ये जो शुई है ना, इससे ये जो गैदर वाला ऑयल गू है, रैंक 5 का गैदर ऑयल गू, ये माँग लेगी और किसी एक राउंड को जीतने के लिए शुई इस गू का यूज़ करके जीत जाएगी। तो सपोर्ट की ज़रूरत तो थी ही, और सपोर्ट मिल भी रहा है इसे यहाँ पे शियालिन का, तो बहुत बढ़िया बात थी। देखते हैं आगे क्या होगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है फेंगयुआन का। फेंगयुआन मर्मन सेक्रेट सिटी के अंदर चल रहा था। उसने कोई डिस्गाइज यूज़ नहीं किया था। वो बिल्कुल चुइंग के अपीयरेंस में ही था, लेकिन उसका ऑरा कंप्लीटली कंसील था। वो एक नॉर्मल मॉर्टल जैसा लग रहा था। स्ट्रीट पर लोग स्मूथली इधर से उधर मूव कर रहे थे। जो भी फेंगयुआन के पास से टच होते हुए गुजरता, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक रैंक 8 गुई मॉडल इनके इतनी क्लोज चल रहा है। स्ट्रीट के दोनों साइड पर शॉप्स और हाउसेस बिल्कुल ऑर्डरली स्केल जैसी अरेंजमेंट्स में थे। मरमैन के हाउसेस का अपना यूनिक स्टाइल होता था, ज़्यादातर शीशेल या कॉन्च डिज़ाइन के, और ज़्यादा हाउसेस ह्यूज शीशेल और कॉन्च से बने थे, या फिर जाइंट क्रैब या टर्टल के मॉडिफाइड शेल से बने थे। और यहाँ पे कुछ गू हाउसेस भी थे, जो वेल्थ और अथॉरिटी का सिंबल थे। उनकी डिफेंसिव प्रॉपर्टीज काफ़ी स्ट्रांग थी। पर्सनल स्टेट के अलावा जो गू हाउसेस शॉप के तौर पर यूज़ हो रहे थे, उनका बिजनेस भी काफ़ी बूमिंग था। जैसे जैसे फेंगयोन आगे बढ़ता गया, उसके सामने चल रहे लोग भी धीरे धीरे हटने लगे और कहीं पे भीड़ लगाने लगे, यानी भीड़ सी जमा हो गई। थोड़ा पास जाकर देखने पर पता चला, फेंगयुआ ने देखा कि एक मरमेड और एक मेल गू मास्टर से जेड पर्ल ले रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। यानी यहाँ पे एक मेल बंदा एक फीमेल मरमेड को ना पर्ल ले दे रहा था, और पर्ल ले रही थी, यानी प्रपोजल टाइप का चल रहा था यहाँ पे सीन। ये पर्ल काफ़ी रेयर थी, ग्लोइंग जेड जैसी चमक रही थी। उसका शेप बिल्कुल आई बॉल जैसा था। एक्सपर्ट की नज़र में ये कोई ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं थी। फेंगयुआन के लिए तो ये सिर्फ एक मॉर्टल मटेरियल था, जिसका उसके लिए कोई यूज़ ही नहीं था। लेकिन ये एक रैंक 2 मेल गो मास्टर की एक तरीके से वो थी, मतलब एक ऑब्सेशन, पोसेशन या कुछ भी मान लो ऐसे टाइप की। और उसके लिए इस रैंक 4 गो मटेरियल जेड आई पर्ल को हासिल करना बिल्कुल ईज़ी नहीं था, क्योंकि भाई वो उसके लिए तो बहुत, मतलब बहुत मुश्किल, उसने बहुत मुश्किल से इसको पाया होगा ना, इसलिए। मरमेड शायद उसकी फीलिंग समझ चुकी थी, इसलिए उसने पब्लिक के सामने जेड आई पर्ल एक्सेप्ट कर ली, जो उसके लव को एक्सेप्ट करने का साइन था।
उसके बाद मरमेन ने पल अपने माउथ में रख ली। तुरंत ही सब लोग चीयर और शाउट करने लगे और कपल शर्माते हुए रेड हो गए। ये एक्शन बिल्कुल सिंपल नहीं था, इसका मतलब था कि उसने यंग वो मास्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब पता चलता है ऐसा क्या है यहाँ पे देखो, ये पैराडाइज रेस के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मरमेन और ह्यूमन फ्रीली एक दूसरे से लव कर सकते थे और बिना किसी ऑब्स्टिकल के, मतलब एक तरीके से कुछ भी कर सकते थे, मतलब पैदा बच्चे-वच्चे घर-वर सब मतलब अपना घर-वर बसा सकते थे। लेकिन जो मान लो 5 रीज़न्स हैं, यानी जो 5 रीज़न हैं, मरमैन और ह्यूमन के साथ होना फ़ॉरबिडेन है। सिर्फ़ डिस्करेज ही नहीं किया जाता, बल्कि उनके चिल्ड्रन दोनों को दोनों स साइड से मतलब एक तरीके से दिक्कत दी जाती है, कभी-कभी तो मतलब मार भी दिया जाता है। यानी अगर ये 5 रीज़न वाली जगह होती तो इसको तो निपटा देते, लेकिन ये पैराडाइज़ वाली जगह है ना, पैराडाइज़ अर्थ इमॉर्टल का इनहेरिटेंस वाली जगह है, तो यहाँ पे तो सब नॉर्मल ही था ना। फेंगयुआन की आंखों में एक एरी गेज आई। सी गॉड सेरेमनी बिल्कुल पास थी और पूरा सेक्रेट सिटी जॉयफुल और फेस्टिव एटमॉस्फेयर में भर गया था। ये कपल पहला नहीं था जो फेंगयुआन ने देखा था। वो सेक्रेट सिटी में ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सिंपल चीज़ है। तुम इधर देखोगे, उधर देखोगे, ये सीन होते हुए तुम्हें दिख ही जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ब्लिसफुल नहीं हो सकता। ये ब्यूटीफुल मोमेंट उनके दिमाग में एक प्रीशियस मेमोरी बन के हमेशा के लिए एक तरीके से इनग्रेव्ड रहता है, यानी एकदम बसा एकदम दिल में बस जाता है ऐसे टाइप का। फेंगयुआन की पिछली ज़िंदगी में 500 साल की मेमोरीज़ दोबारा से उसके सरफेस पे आने लगी। यानी मतलब अब वापस जा रहे हैं हम वापस से मेमोरीज़ के फ्लैशबैक में जा रहे हैं यार, हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। फेंगयुआन शी हानवू वाला सीन देखते हैं चलो। अब फ्लैशबैक में आते हैं। एक ग्रुप ऑफ मरमैन शी हानमो, फेंगयुआन और बाकी लोगों को एक इम्पोजिंग ऑरा के साथ घूर रहा था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर वुडे कहता है, मैं इन्वेस्टिगेटर वुडे हूँ। डिफरेंट क्लासमेन से काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारी करंट जनरेशन साइंटिस्ट शी हानमो का ह्यूमन गो मास्टर गुयू फेंगयुआन के साथ अफेयर है। मैं इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। लीडर जेड स्केल्ड मरमैन था। उसकी टोन बिल्कुल आइसी टाइप की यानी कोल्ड टाइप की थी। गार्ड कहता है क्या? गार्ड दोबारा कहता है क्या बोला तुमने? हैं? ये हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ये बोलने की? शी हानमो पीछे खड़े दोनों गार्ड्स को गुस्से मतलब गुस्से से भर गए थे। उनको देख रही थी कि ये गार्ड्स कितना गुस्सा हो गए हैं और अटैक करने के लिए भी एकदम गार्ड्स रेडी हो गए थे। शी हानमो का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था, जबकि फेंगयुआन का फेस डार्क हो गया था। उसने अपनी फिस्ट को टाइटली एकदम भाई पकड़ लिया था एकदम, एकदम कस लिया था। फेंगयुआ ने शी हानमो की हेल्प की थी गैम्बलिंग डैन के इन्वेस्टिगेशन में और उन्होंने काफ़ी सारा करप्शन एविडेंस ढूँढ निकाला था। सेंटेंस का मिशन मतलब सेंटेंस के मिशन में एक क्वालिटी ब्रेक थ्रू हो चुका था। इसलिए मतलब फेंगयुआ ने बहुत हेल्प दे दिया और शी हानमो की। लेकिन दूसरी पार्टी का एंड वेट करने वाली तो थी नहीं, मतलब वो दूसरी पार्टी जो शिहानमो की अपोनेंट होगी, एनिमी होगी, वो लोग तो वेट करने वाले थे नहीं। वो तो भाई फुल रेडी थे अपना कि इसको तो जैसे-तैसे निपटाना है। दूसरी पार्टी एंड करने का वेट करने वाली थी नहीं। उन्होंने स्कीमिंग करके विशियस रूमर स्प्रेड कर दिए, ये कहकर कि सेंटिस इम्प्योर है और एक ह्यूमन गू मास्टर के साथ अफेयर में है। ये र्यूमर बिल्कुल भी एविडेंस के साथ नहीं थे, सिर्फ बनाए गए थे। शी हानमो और फेंगयुआन ने इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सोचना भी शॉकिंग था कि मरमैन सेक्रेड कोड का इन्वेस्टिगेटर खुद यहाँ पे आ गए इस र्यूमर को चेक करने के लिए कि ये र्यूमर सच है कि नहीं। क्योंकि देखो, अगर सेंटेंस बनने के कैंडिडेट हो तुम और या सेंटेंस हो तुम, तो भाई ये जो तुम्हारे ऊपर चीज़ें आ रही हैं, ये अगर प्रूफ तो देखो नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए कि तुम इम्प्योर हो, यानी तुम वर्जिन रहने चाहिए। अगर वर्जिन नहीं हो तो भाई तुम सेंटेंस कहने लायक नहीं हो, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। फेंगयुआन यहाँ पे ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है, बिना किसी एविडेंस के इन्वेस्टिगेटर को मोबिलाइज कर दिया गया है। मुझे लगता है फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब का लीडर अकेला करप्टेड नहीं है, इसमें कोई हायर अप भी इन्वॉल्व है। शी हानमो ने अपनी मतलब आईब्रोज को ऊपर मतलब एकदम सिकोड़ लिया और थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोली, मैं सेंटर्स हूँ और तुम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर हो। क्या तुम्हारे पास एल्डर असेंबली का टोकन है क्या? जेड स्केल्ड मरमन मुस्कुराया और एक इन्फॉर्मेशन पाथ गुवम निकाल दिया। शी हानमो कहती है, बस इतना ही? जेड स्किल्ड मरमैन फिर से स्माइल करा और कहता है, इसे मैं सेंटेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, लेकिन फेंगयुआन अलग है, वो तो एक ह्यूमन गू मास्टर है। टोकन को भूल जाओ, बिना टोकन के भी मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। चाहे फेंगयुआन ह्यूमन था और फाइव एक तरीके से ह्यूमन 5 रीजन के रूलर्स थे, लेकिन ईस्टर्न सी का मरमैन सैक्रेड कोड एक सुपर फोर्स था। फेंगयुआन का खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए जेड स्केल्ड मरमैन झूठ नहीं बोल रहा था। गार्ड कहता है, बहुत ही विशियस है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब का लीडर ऐसा इंसान निकला है। गार्ड दूसरा वाला कहता है, वो डर गया है। उसे पता है फेंगयुआन कितना अमेजिंग है। उसे डर है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा
गार्ड्स का तो देखो यही कहना था कि ये लोग ना डर रहे हैं फेंगयुआन से, और जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा आगे वो लोग ज़्यादा एविडेंस निकाल लेंगे। मतलब फेंगयुआन और ये सब लोग मिलके ज़्यादा एविडेंस निकाल लेंगे पूरी टीम, और वो लोग फँस जाएँगे सामने वाले। इसलिए दोनों गार्ड्स फेंगयुआन के सामने खड़े हो गए। इस पीरियड के बाद वो पहले ही फेंगयुआन को एक्नॉलेज कर चुके थे। आगे देखते हैं, फेंगयुआन यहाँ पे ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है वेट, दोनों साइड क्लैश हो गई हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली वही होगा जो एनिमी देखना चाहता है। फिर हम खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँगे। मैं इनके साथ चला जाता हूँ गैम्बलिंग den में। हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। मेरे बिना अगर तुम लोग उसी ट्रायल पर चलते रहे तो जीत तो सकते ही हो। गार्ड कहते हैं नो वे, नहीं जा सकते तुम। गार्ड ने आगे कहा दूसरे वाले ने, फेंगयुआन तुम बहुत ज़्यादा ही नेवी हो। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हारी हालत डेथ से भी बहुत बुरी हो जाएगी। सोचो डेथ भी खराब, मतलब डेथ से भी ज़्यादा बुरी, समझ जाओ। और दोनों गार्ड से बता-बता के थक गए थे। फेंगियोन पे मुस्कुराया और कहता है, "डर किस बात का? और सबसे बुरे केस में तो मैं मर ही जाऊँगा ना। तुमने पहले ही मेरी लाइफ़ सेव की थी, तो अब मैं उसका रिपे कर रहा हूँ। और उनकी स्कीम को लाइटली मत लो। सरफेस पर टारगेट मैं हूँ, लेकिन रियल गोल सेंटेस है। एक बार उसकी रेपुटेशन हिट हो गई और रूमर स्प्रेड हो गए, तो उसका स्टेटस इफ़ेक्ट हो सकता है। मेरा सैक्रिफ़ाइस छोटी बात है, लेकिन सेंटेस की पोज़ीशन डिफेंड करनी ज़रूरी है। इसके बिना तुम करप्टेड लोगों को इन्वेस्टिगेट और पनिश कैसे कर पाओगे?" दोनों गार्ड्स हेजिटेट करने लग गए, यानी थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहे थे। शी हानमो बिल्कुल कंपोज़ रही। उसने जेड स्केल्ड मरमैन से कहा, "वापस जाओ, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी।" जेड स्केल्ड मरमैन थोड़ा-सा स्टन रह गया, यानी वो इन्वेस्टिगेटर वो थोड़ा-सा स्टन रह गया। फिर हँस पड़ा और कहता है, "सेंटेंस, तुम इस ह्यूमन को मास्टर को डिफेंड करना चाहती हो, इन्वेस्टिगेटर के साथ कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क ले रही हो, जानती हो ना क्या होगा?" शी हानमो ने सिर हिलाया और कहा, "वापस जाओ जैसा बोला है।" जेड स्केल्ड मरमैन ने पहले फेंगियोन को देखा, फिर शी हानमो की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया हो। वो कहता है, "गुड, हम सेंटेंस के मैच नहीं हैं। हमें डिफीट एक्सेप्ट करके वापस ही तो जाना पड़ेगा। हा, 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 हा।" यानी वो यही चाहता था और यहाँ पे वही हो गया। और इन्वेस्टिगेटर बाकी मरमैन के साथ ये सब सुनाने के बाद चला गया। फेंगयुआन ने कहा, "सेंटेस, आपने ऐसा क्यों किया?" फेंगयुआन बड़ा मतलब एंग्ज़ायटी में आ गया था और वो दोबारा कहता है, "आप ऐसे क्यों क्यों मतलब ऐसा कैसे कर दिया?" जब तक वो ये क्यों-क्यों, क्या-क्या कह रहा था ना, शी हानमो ने उसे इंटरप्ट करा और कहा, "फेंगयुआन, तुम एक अच्छे इंसान हो।" फेंगयुआन ने बस हूँ कर दिया। शी हानमो सॉफ्टली और आगे कहती है, "तुम डेथ से नहीं डरते, सिर्फ़ करेज की वज़ह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लाइफ बोरिंग लगती है, राइट? तुम इस वर्ल्ड से और अपनी खुद की लाइफ से डिसअपॉइंट लगते हो। तुम्हारी आँखों में डीप फटीग छुपी हुई है, लेकिन डिनाई नहीं किया जा सकता तुम एक गुड पर्सन हो।" फेंगयुआन भाई स्पीचलेस, कुछ बोल ही नहीं पाया। शी हानमो ने कंटिन्यू कहा और कहा, "और मैं भी एक गुड पर्सन हूँ। एक गुड पर्सन कैसे किसी दूसरे गुड पर्सन को सैक्रिफाइस कर सकता है?" ये कहकर उसने फेंगयुआन को विंक किया। फेंगयुआन थोड़ा-सा डेज़्ड हो गया। ये पहली बार था जब उसने शिहानमो को इतना लाइवली देखा था। वो काफ़ी क्यूट और थोड़ी-सी चिकी लग रही थी। फेंगयुआन कहता है, "फिर र्यूमर्स का क्या?" गार्ड कहते हैं, "वो डैम्न्ड इन्वेस्टिगेटर वापस जाकर स्टोरीज़ ज़रूर बना लेगा।" दोनों गार्ड्स काफ़ी वरीड थे र्यूमर्स को लेकर। शिहानमो का एक्सप्रेशन वापस नॉर्मल हो गया। उसने थोड़ा-सा अलूफ़ टोन में कहा, "तो बनाने दो।" अब देखते हैं कुछ दिन बाद सी गॉड सेरेमनी स्टार्ट हो गई। मेल मरमैन ने अपनी शेल्ड आर्मर्स पहनी हुई थी। उनके हाथों में लॉन्ग स्पीयर्स थे और एक तरीके से जैवलिन और ब्लेड्स थे। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये शेल्स और वेपन उन्होंने खुद लोकली मिलने वाले मटेरियल से बनाए थे। फीमेल मरमैन यानी मरमेड्स अपनी बॉडीज पर अलग-अलग कलर की सीवीड्स स्ट्रिप्स पहने हुए थे। पिंक वीड स्ट्रिप्स यंग अनमैरिड गर्ल्स के लिए होती थी, और जो विडोज होती थी वो ब्लैक सीवीड स्ट्रिप्स पहनती थी। नोबल लेडीज गोल्ड, सिल्वर और क्रिस्टल कलर की स्ट्रिप्स पहनती थी, और ऑर्डिनरी मरमैन ब्राउन, डार्क ब्लू और ग्रे सीवीड्स पहनती थी। ये मरमेन का ट्रेडिशन कॉस्ट्यूम था, काफ़ी यूनिक था। बहुत पहले जब मरमेन ने गोवम यूज़ करना नहीं सीखा था, वो एक प्रिमिटिव लाइफ़स्टाइल जीते थे। मेल हंटिंग करते थे और फीमेल फ्रॉगिंग करती थी, वही पुराने ज़माने वाला स्टोन एज वाला टाइम, वैसे टाइप का। सैक्रेड सिटी के सेंटर में लोग गैदर हो गए थे। सब सिंगिंग और डांसिंग कर रहे थे। बहुत सारे मरमैन वॉरियर्स अपनी स्पेयर्स वेव कर रहे थे और उनकी आर्मर टकरा कर लाउड साउंड क्रिएट कर रही थी। मरमेड्स की सीवीड स्ट्रिप्स पानी में
रेनबो रिबन्स की तरह ना फ्लटर कर रही थी। वो सिंगिंग के साथ परफेक्टली सिंक हो गई थी और एकदम बहुत बढ़िया एकदम मस्त डांस के साथ तो गाना भी गा रही थी। ये मोमेंट सिर्फ मरमैन के लिए रिजर्व था। सारे ह्यूमन गो मास्टर बाहर से ही देख रहे थे। सिंगिंग और डांसिंग घुटनों तक सॉरी घुटना कह रहा हूँ, घंटों तक चली। मेल और फीमेल मरमैन दोनों ही एरिया से बाहर आते रहे। कुछ के आर्मर्स थोड़े से टूट गए थे क्योंकि इतना टकरा-टकरा के साउंड निकाल-निकाल के आर्मर ही टूट गए। बॉडीज़ फटीग से भरी हुई थी। धीरे-धीरे कुछ मरमेड्स गर्ल्स भी आईं। ये ये इस साल की सेंटेंस कॉम्पिटिशन की कंसिस्टेंट्स थी, यानी कैंडिडेट होती है ना वैसे टाइप की। लेकिन जो चीज़ फेंगियोन को सरप्राइज़ कर गई, वो ये थी कि 9 कॉम्पिटिटर्स में सबकी स्केल्स व्हाइट नहीं थी। लगता था इस पैराडाइज़ में सिर्फ व्हाइट स्केल मरमेड्स ही सेंटेंस पोजीशन के लिए कम्पीट नहीं कर सकती, बल्कि डिफरेंट स्केल कलर वाली मरमेड भी कम्पीट कर सकती थी। और सबके बीच मरमेड सू यी सबसे ज़्यादा डार्ज़लिंग लग रही थी, सबसे बढ़िया लग रही थी।